लाइन है, जीरो लाइन। और यहां पर सिक्योरिटी का काम बीएसएफ देखती है। कौन देखती है? बीएसएफ देखती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहां की मुद्रा टाका, राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। आगे बढ़े, टाका और ढाका। पूरा धूल धूल कर दिया सब क्लासरूम। फैन चलाना है? हाँ जी, अब तो फैन चल सकता है। फैन चला दो जी, पंखा चला देना। ये पंखा कहां से चलता है? ऑन कर दो पंखा। अब तो गर्मी का दिन आ गया, होली के बाद तो एकदम गर्मी भयानक लगेगी। चलेगा? उधर वाला पंखा क्यों नहीं चल रहा है? सब चला दो जी। चलिए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है बाबू? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आप अपने नक्शा में बांग्लादेश को देखिए, देख रहे हैं बांग्लादेश में कोई पहाड़ वगैरह नहीं है। बांग्लादेश में कोई पहाड़ है? कोई पहाड़ नहीं है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास एक शहर मिलेगा, नारायणगंज। कौन शहर मिला? नारायणगंज। नारायणगंज जूट उत्पादन के लिए। किसके लिए? जूट उत्पादन के लिए। कहाँ जा रहा है ये? बांग्लादेश भारत से कितनी ओर से घिरा हुआ है? हाँ, 3 ओर से घिरा हुआ है। देखिए, ये बांग्लादेश अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसकी राजधानी ये ढाका है, और ढाका के पास ही आपको क्या मिलेगा? नारायणगंज। जूट उत्पादन के लिए नारायणगंज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जूट को हम हिंदी में पटसन कहते हैं। क्या कहेंगे? पटसन। पटसन कहते हैं। इससे ना बोरा बनता है, बोरा, जो ठंडी के दिन में लोग पैर पोंछने के काम में लेते हैं या गाय भैंस को ओढ़ा देते हैं। बोरा दो ही टाइप का हो गया, तो जूट का होता है तो प्लास्टिक का होता है। जूट या प्लास्टिक का, जूट या प्लास्टिक। तो जूट का ना कमर्शियल यूज ज्यादा है, किसी भी जगह पे कमर्शियल यूज का ज्यादा है। रस्सी भी बनता है जिसको सुतरी बोलते हैं लोग, जूट की रस्सी बनती है। बांग्लादेश जो है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो बांग्लादेश यहाँ तो भारत से घिरा हुआ है। कितने ओर से? 3 ओर से। ऊपर में क्या है? भारत। यहाँ पे सिक्किम से एक नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तो बांग्लादेश में कौन सी नदी आ रही है? तीस्ता नदी। कौन नदी? तीस्ता। तीस्ता नदी। कौन नदी? तीस्ता नदी। अब पश्चिम बंगाल का कहना है कि हम यहाँ बांध बना के इसको इधर ले लेते हैं, तो बांग्लादेश का तो हम सूख जाए तो रहने के। तो तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच, ये तीस्ता नदी है। इसी में देखेंगे आप ध्यान से अगर बांग्लादेश को, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी जा रही होगी। बांग्लादेश के लोग इसे जमुना कहते हैं। ये नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा। और इधर से एक नदी जाती है गंगा। कौन नदी? गंगा, जिसे ये लोग पद्मा, ये गंगा को ये लोग ये क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा। ध्यान से देखिए, आपको नदी मिला? 3 नदियां मिलेंगी। बताइए, इधर से गई तो गंगा, इधर से गई तो ब्रह्मपुत्र, और ठीक ऊपर से तीस्ता। बताइए, बांग्लादेश अगर बाढ़ हो रहा है तो बांग्लादेश तो दह जाएगा यहाँ पर। जब ये तीनों नदियां मिलके एक हो जाती हैं तो यहां बनती है मेघना नदी। कौन नदी? मेघना नदी। कौन नदी? मेघना नदी। तो मिला, एकदम नीचे मिलेगा मेघना नदी। एक्चुअल में इसका नाम मेघना इसलिए पड़ता है कि यहां से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मेघना नदी। देखिए, इधर साइड से मेघना नदी आके मिल रही है। सब लोग ध्यान से देखिए,
इधर एक बार देख लीजिए फिर समझेंगे। इधर से गई तो मेघना, कौन नदी? मेघना। मिल गई मेघना, सबको मिल गया। मेघना के मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? मेघना। तो नहरों का निर्माण बहुत ज्यादा है। बिहार दरोगा में मैप से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आएगा बाबू, 15 से 16 क्वेश्चन, वर्ल्ड और इंडिया दोनों मिला के, क्योंकि इसमें ना आपका हिस्ट्री भी बहुत हद तक की चीजों को बता देते हैं, समझा। और बीपीएससी अगर कर रहे हैं तो उसमें आपका 22 से 23। हाँ जी, तो जो हम लोग आपको मैपिंग पढ़ाते हैं उसमें केवल मैपिंग थोड़ी रहता है, हाँ, मैपिंग के साथ साथ स्टैटिक्स का हिस्सा कवर हो जाता है कि नहीं हो जाता? मैपिंग और स्टैटिक्स दोनों हो जाता है। आगे बढ़े, थोड़ा कम बोलिए सर, रोजा है अभी। साल भर माइट्रोकांडिया से ओवर टाइम काम कराए हम, कोई कमी नहीं है एनर्जी की। झारखंड का बैच, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। दरोगा बैच आएगा अप्रैल में, होली बाद। दरोगा बैच अप्रैल में आएगा, होली बाद। एनडीए बैच तो हर साल अप्रैल में ही आता है। जैसे एनडीए फर्स्ट का पेपर खत्म होगा, एनडीए सेकंड के लिए बैच आ जाएगा, ठीक है। एसएसबी के लिए दिल्ली, एसएसबी के लिए कहां जाना होगा? दिल्ली, इलाहाबाद या दिल्ली, दोनों जगह। आगे बढ़े तो ये बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश में नीचे कई सारे द्वीप हैं सब, एकदम इसका इधर का द्वीप देखेंगे न्यू मूरे द्वीप लिखा होगा, एकदम समुद्र के किनारे, एकदम पूरा पश्चिम न्यू मूरे द्वीप, लेकिन ब्रैकेट में लिखा होगा भारत। क्या लिखा है? ब्रैकेट में क्या लिखा है? भारत। तो न्यू मूरे द्वीप हो गया इधर, ब्रैकेट में क्या लिखा है? नहीं मिला। तो भारत कहता है कि मेरा है, और बांग्लादेश कहता है मेरा है। दोनों के बीच न्यू मूरे द्वीप को लेके क्या है? विवाद है। किन दो देशों के बीच विवाद है? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। हो गया। चलिए अब इधर देखिए, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा इधर म्यांमार से टच हो जाता है। किससे टच होता है? म्यांमार, म्यांमार से टच हो जाता है। तो जो म्यांमार से टच हो रहा है एकदम इधर नीचे में, तो कॉक्स बाजार मिलेगा। मिला? कॉक्स बाजार मिला कि नहीं मिला? कॉक्स बाजार। तो बांग्लादेश का एकदम इधर देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा? कॉक्स बाजार। ये बंदरगाह है। कॉक्स बाजार क्या है? बंदरगाह है। नहीं मिला? क्या है? कॉक्स बाजार बंदर। कॉक्स बाजार के ऊपर अगर आप देखेंगे तो चिटगांव बंदरगाह। नहीं मिला? चटगांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? चटगांव बंदरगाह। मिल गया? चिटगांव बंदरगाह। कॉक्स बाजार के ऊपर कौन सा बंदरगाह हो गया? चिटगांव बंदरगाह। चिटगांव बंदरगाह पर सूर्यसेन ने अंग्रेजों का हथियार का गोदाम लूट लिया। तो चिटगांव शस्त्रागार को लूटने का काम किसने किया? हाँ, किसने? सूर्यसेन। इन पे मूवी भी बनी थी लेकिन चली नहीं मूवी, नहीं समझे? मेरी बहनियों की एक मूवी बनी थी जहाज पे, वो भी नहीं चल पाया। मैं बहनिया गुस्सी आ गई थी एकदम, हमारा फिल्म नहीं देखा, सब आदमी ठीक नहीं है, सब देशद्रोही है सब। हाँ, मेरी बहन को नहीं जानते आप लोग? दूगो तो बहन फेवरेट, एगो फिल्म में है, एगो न्यूज में है। हाँ, एगो न्यूज में है, एगो फिल्म में है। एगो चाचा आजकल अभी जेल में है चाचा मेरा। हमारा चाचा कहाँ है? जेल में। इमरान चाचा कहाँ है? जेल में। बेचारा ऐसा बिया जल्दी कर लिया तो जेल चल गया, फंसा दिया सब। 60 साल की उम्र में तीसरा बिया किया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान या किसी एक ही मजहब के लोग 2 शादी करते हैं। बहुत सारे लोग चाहे किसी भी धर्म में मिलेंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे
कि जो 2-4 शादियां किए हों, ऐसा कोई धर्म अछूता नहीं है। लेकिन जब आप इस चीज को एक्सेप्ट ना करके इसे आप स्वीकार करने लगेंगे नहीं कि गलत क्या किया, गलत क्या किया, तो आप बदनाम हो जाएंगे। समझे? समाज में, भारत में आज भी अगर कोई 60 साल की उम्र में शादी करेगा ना तो कोई मना करने नहीं जाएगा उसको, लेकिन सब कहेंगे सर यार 60 साल की उम्र में ब्याह किया, गलत किया। हम एक बार बोल दिए थे ना पाकिस्तान वाले को, तो कह रहा है एक वहां पे कि उसके पास हैसियत है, वो शादी कर लिया 3 शादी। हमरा कह रहा है तुम्हारी हैसियत है? बात समझिए, उस हिसाब से अंबानी के पास तो इतना हैसियत है कि पूरा पाकिस्तान से उठा लाएगा, खाली हो जाएगा उधर सब, ऐसे ही घूमेगा तो कहां गए सब ले। मेंटेलिटी बताता है कि कितना सोच इंसों का पीछे है। पहले हमको लगता था इन्हें पढ़ा लिखा के सही किया जा सकता है, हमने ये भरोसा ही खत्म हो गया। अब एक ही उपाय है, ज्यादा मात्रा में जेसीबी लाओ, लगाओ, अरब सागर में उलाट दो, और कोई उपाय नहीं इन सबको। बाप रे बाप, इतना अजीब टाइप का सोच है। पहले जमाने में बहुत शादियां होती थी, उस समय लोगों के पास कोई मतलब समाज उतना आगे गया नहीं था यहाँ पे। अब आप उठा के लाइएगा राजा दशरथ जी के समय का कहानी उठा के, तो उस समय का काल था वहां पे, मध्यकाल तक में देखेंगे 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी तक में लोग 2-2, 4 ब्याह कर लेते थे। अभी कहाँ, आजकल तो एगो ब्याह में लोग कान में से धुआं छोड़ दे रहा है। पहले की लड़की सब न थी, सब शिक्षा नहीं मिलता था तो उनको लगता था कि घर ससुराल मिल गया, खाने को मिल ही रहा है, 2 पति 2 ब्याह कर लिया। तो हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है? लिबर्टी के साथ लाइफ होना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ के साथ साथ लिबर्टी भी होनी चाहिए। लाइफ के साथ साथ लिबर्टी मतलब उसकी अपनी मानसिक। अब किसी को खाना दिया थाली में रखे, खा ले रे, खाना तो आपने दिया, उसकी पर्सनल लिबर्टी आपने छीन लिया। तो लाइफ के साथ साथ क्या होना चाहिए? लिबर्टी। तो पहले की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको साथ पर्सनल लिबर्टी का उनको कोई मतलब ही नहीं था। अब तो पढ़ी लिखी हो गई है। देखिए, पढ़ी लिखी हुई है तो अपना अधिकार मांगिए, लेकिन ये कभी मत कहिए कि मैं पढ़ी लिखी हूं। पढ़ के एहसान नहीं कर दिए किसी के ऊपर। किसी लड़का से सुनी हो कहते कि मैं पढ़ा लिखा हूं, कहेगा तो 4 गरिया देंगे, तो ही एगो अलगे पढ़ पड़ेगा। तो ऐसा गांव में हर गली में घूमता ग्रेजुएशन करके। अच्छा, एक होता है कि पढ़ी लिखी है कहां से, तो IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद, एम्स दिल्ली, ऐसे पढ़ के अगर कोई बोले कि मैं पढ़ी लिखी हूं तो थोड़ा समझ में भी आता है। हमको नहीं पता है कि तुम फर्जी एग्जाम देने गए हो लोग खाली ग्रेजुएशन में, और वो फोन आ जाता है नकल करने के लिए 4000 रुपया दीजिए, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, 4000 सेकेंड ईयर, 4000 थर्ड ईयर में, 5000 कर दिया। और उस पर अगर कोई कहे कि मैं पढ़ी लिखी हूं तो मन करता है खोपड़िए धोके पढ़ी लिखी है। होता है, एगो रिलेटिव में हमरे ना भाभी लगेगी कहीं से, तो बार बार अपने ससुराल में धमकी देते, मैं पढ़ी लिखी हूँ। एक दिन इत्तेफाक से छुट्टी में हम भी गए थे, हमरो सामने बोल दी, इन लोगों को क्या पता मैं पढ़ी लिखी। हम कहे कौन ऑनर्स था आपका? तो कहीं ज्योग्राफी। डोलड्रम क्या होता है? डोलड्रम। 4-5 गो सवाल पूछे। अच्छा, अगर मास्टर ये सवाल यही बनाइए कि हमको पूछना है कि आपको फंसा देना है क्वेश्चन में, तो तब तो कहियो ना जवाब दे पाएंगे। जबकि हम शुरुआत में नॉर्मल पूछे थे ना। ओके, बाद से तो उसकी सास जब भी अब कहती है ना कि मैं पढ़ी लिखी हूं, तो कुल बुझा गई कितना पढ़ल बाड़ी तू। अब बेचारा का बोलती है बंद हो गया। हम उसको नामे उसका रख दिया सर डोलड्रम। जबकि विश्वत रेखा के पास निम्न दाब के क्षेत्र को क्या कहा गया? डोलड्रम। भर मोहल्लाओं का नाम क्या हो गया? डोलड्रम। अब हमरा देखते एकदम मास्टर हो गए ना, तो सवाल पूछा था ना। उसका नाम क्या हो गया? डोलड्रम। कैसे? इसका जिंदा कंकाल। आगे बढ़ते हैं। ये कौन बंदरगाह है? चिटगांव। सूर्यसेन ने क्या लूट लिया था? हथियार। अब भारत में बांट दिया। क्या किया? बांट दिया। हथियार बांट दिया। अंग्रेजों का हथियार खतरनाक था। अब चाय का दुकान वाला भी हथियार लेके बैठा था। अंग्रेज आए थे चाय पीने के लिए। 1 कप ऑफ टी। व्हाई नॉट? वेरी डिलीशियस कप ऑफ टी। 1 कप ऑफ टी। भारत में हथियार की क्या थी? कमी थी। इस वजह से अंग्रेज जो थे सब यहाँ करता। भारत के लोग भी अंग्रेजों के साथ बेवकूफी किए। शिक्षा छीन लिया गया ना, वरना जो दाढ़ी बनाने जाता था ना उसको सिखा दे कि रेत दे। दाढ़ी बनाने जा रेत दे। एक बार एगो का रेत देगा
एगो मरेगा पूरा अंग्रेज डर जाएगा। इंडियंस आर नॉट सेफ, दे आर नॉट लॉयल, दे विल घोप द चाकू इन गटई, डरा जाएगा सब। भारतीय से कामें कराना छोड़ देगा सब। यहाँ पे नहीं समझ आया, वहां पे और कौन सी करेंगे, खाना बनाने जाओ कुछ खिया दो उसी में, कुछ खिया दो। अरे बहुत बहुत चीज होता है, ऐसा नहीं समझो यार आज खाओ एक हफ्ता बाद मरो, आज खाओ अगले साल मरो, ऐसे टाइप का कहीं कुछ और आता है। भारत वाले सब ऐसे कि अंग्रेज डर गए रहते सब, भारतीयों को छूने से डरते सब, समझा गया। जैसे जो ना का चेचक निकले ना, ओके घरे भेज दो काम करने के लिए। नहीं समझ में आया। जैसे कोई अंग्रेज का ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, तो किसी को चेचक निकला है ना, तो उस दिन छुट्टी मार देगा, साहब मैं छुट्टी पे रहूंगा, मेरा भाई आके गाड़ी चला देगा। यू इंडियंस आर नॉट रेगुलर ऑन योर वर्क, ठीक है जाओ। उसका भाई आएगा, वो रहेगा चेचक, गाड़ी में बैठ के भर फैमिली चेचक देके चल जाए, जो एकदम डर जाए सब अंग्रेजों से। समझ में गया। देखिएगा हम लोग मोहल्ला में ना कोई कुत्ता निकलेगा ना, लोग मारने लगते हैं, और जब कोई कह दे कि पागल हो गया है कुत्ता, तो कोई नहीं मारता है, डर से नहीं, मैं कोई तो काट ले गए। हम लोग एकदम सीधा हो गए थे उन सबको, इसलिए कहते थे डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। चिटगांव समझ में आ गया। बांग्ला अभी चिटगांव बंदरगाह चाइना लेना चाह रहा था। क्या लेना चाह रहा है? चाइना। अब सोचिए चिटगांव से कलकत्ता यही है, देखिए ये है कोलकाता। अब यहां चीन अपनी नौसेना बना देगा तो कितना सिंपल हो जाएगा, यहां सड़क बना के चाइना चला जाएगा अपने यहां। देखिए ये देखिए ये चिटगांव बंदरगाह, चिटगांव ये, यहां से अगर सड़क बना के ऐसे चाइना चला जाए, यहां पे चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो हो गया कांड। यहां से सीपीसी बना ये लिया है, इनको जोड़ चुका है पहले से, इसे भारत को क्या कर दिया, घेर दिया। यहां हम्बन टोटा बंदरगाह चाइना बनाया है, मालदीव को निपटाइए रहा है यहां पे। अब देखिए यहां पर विश्व गुरु शिष्यों से घिर गए, और हमारी मीडिया अभी भी हम लोग को पता नहीं क्या ऐसा दिखा रहा है जैसे सिंगापुर से हम लोग आगे निकल गए यहाँ। तो बांग्लादेश में समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेश के बगल में कौन देश है? म्यांमार। कौन जगह है? म्यांमार। अब देखिए ध्यान से म्यांमार को देखते हैं, अगले पेज पे होगा आपका म्यांमार। म्यांमार की पहले राजधानी बर्मा थी। सर आप चुनाव लड़िए, पढ़ा रहे हम यही ठीक है। भारत के आदमी ईमानदार आदमी को जीतने नहीं देते हैं, खास करके बिहार में। बिहार में अगर आप जाइएगा तो सबसे पहले हारने की संभावना उसी की बना देते हैं जो ईमानदारी से काम करे। ईमानदार, अरे तुम लोग है तो अलग बात है, लेकिन अकेला चना भार थोड़ी फोड़ सकता है। एक बात बताओ, क्या लगता है हम लोग से कोई पूरा इतना बड़ा देश चेंज हो सकता है? किसी एक व्यक्ति से कभी चेंज नहीं होगा, आप सबको आना पड़ेगा। नहीं समझ आया? आप सब लोग जागरूक बनिए। देखो तुम लोग युवा हो लोग, तुम लोग को राजनीति में कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। रीजन क्या है? तुम किसी का वोटर आईडी नहीं होगा इसमें। कितने का नहीं है हाथ उठाओ, लो देख लो युवा शक्ति। अठन्नी वैल्यू नहीं देता है सब नेता सब। आपकी वैल्यू नेता के पास, एक कोई चाय पिलाने आता है ना, जिसको चाय पिलाने यहाँ पे, आपसे ज्यादा वैल्यू चाय वाले को देगा, जो वहां उसके यहाँ चाय पिलाएगा, जो पानी नहीं डालेगा, ये सब काम करेगा। आपको रत्ती पर वैल्यू नहीं देता। पता है कि आप लोग को वोट का, आपके पास बिना बंदूक, बिना गोली का बंदूक लेके घूम रहे हैं आप लोग। 18 साल हो गए हैं, वोटर आईडी नहीं है। लड़की लोग का और कुछ, जहां पापा बोलेंगे वहीं वोट डाल देंगे। आप लोग पापा बोले सुन लीजिएगा, वोट अपने मर्जी से डालिएगा। अब पापा को आने के बाद बोलिएगा कि जहां आप बोले थे वहीं वोट डाले। गुमराह करिए, लड़ने की क्या जरूरत है? काम हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े। आपका चाचा परमाणु बम की धमकी दे रहा था। अरे वो तो अपने जेल में है जी, उसको छोड़ दो बेचारा। ये जगह हो गया म्यांमार। पुराना नाम बर्मा, पुराना नाम बर्मा। बर्मा, इसकी राजधानी पहले रंगून। क्या थी? रंगून। रंगून पहले राजधानी रंगून, अभी राजधानी नेपेताओ। अभी राजधानी नेपेताओ।
ने पेताओ। 1935 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने 1937 में इसे अलग कर दिया और हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी नाथूराम गोडसे जैसे लोग, उन लोग को म्यांमार नहीं दिख रहा था। म्यांमार का विभाजन नहीं दिखा विभाजन किसका? पाकिस्तान का। हमेशा याद रखिएगा, देश का दुर्भाग्य रहा है कि देश से ऊपर धर्म हावी हो गया है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कहने के लिए हमारे लिए देश सर्वोपरि होता है, लेकिन आज भी देश से ज्यादा सर्वोपरि धर्म हो जाता है। पाकिस्तान के विभाजन का दुख है, लेकिन म्यांमार के विभाजन का नहीं है। हद तो ये देखिए, आधा लोगों को बोलिएगा ना गांव में कि म्यांमार हम ही लोग का था तो अचंभित, हमारो लो, जबकि आजादी के महज 10 साल पहले अलग हुआ था। मार के उसको 2 मिनट में वापस ले लेते, तो मारने की क्या जरूरत थी? बौद्ध संगीति अपनाते, बौद्ध धर्म के लोग जाते, यहां से 2 लाख बौद्ध लोग को पकड़ते, वहां जाके अपना मिलाता कि आप अपनी बौद्ध धर्म की स्थली छोड़ के जाएंगे जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां उन्होंने अपना धर्म उपदेश दिया। आप कहां जाएंगे? आप धर्म जोड़ के रख लेता है, लेकिन ना, हमको देशभक्ति खाली दिखेगी एक साइड में। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आगे बढ़े तो ये म्यांमार हो गया। बीचों बीच में म्यांमार की राजधानी मिलेगी नेपेताओ। वहीं मिलेगा मांडले। वहीं पे क्या मिलेगा? मांडले। नेपेताओ मिला? कहां है नेपेताओ? और उसी के पास देखिए मांडले मिला। देखिए जहां म्यांमार लिखा है ना, म्यांमार के जस्ट ऊपर क्या लिखा होगा? मांडले। और जहां म्यांमार लिखा है उसे जस्ट नीचे क्या लिखा होगा? नेपेताओ। क्या लिखा है? नेपेताओ। तो जहां म्यांमार लिखा है, लाइव वाले सब लोग ध्यान से देखते चलो, आगे बढ़े। म्यांमार के जस्ट ऊपर मांडले और उसके नीचे नेपेताओ। अंग्रेजों का 2 जेल सबसे फेमस जेल था। एक अंडमान निकोबार का काला पानी जिसमें सेलुलर जेल था, और एक मांडले जेल था। सेलुलर जेल और मांडले जेल। अंग्रेज जानबूझ के ऐसे जगह जेल बनाते थे समझना, जहां अगर आप भाग के भी निकलिएगा ना तो आपका शकल सूरत हुलिया अलग लगने लगेगा। जैसे किसी को, बिहार के आदमी को यूपी के जेल में रखेंगे तो पता नहीं चलेगा, वो तो एक ही जैसा शकल है। अब बिहार के आदमी को ले जाकर अरुणाचल प्रदेश के जेल में रखिएगा तो वहां का ना पहाड़ी कल्चर है, हाइट कम होगी, चेहरा एकदम गोरा होगा, स्किन हार्ड होगी, आंख ऐसे होगा। और वहां हम लोग जैसे आदमी, ऐसे हम लोग जाएंगे तो ऐसे दिख जाएंगे लोग, हंस के बीच में कौआ नहीं, झलक जाएंगे हम लोग तुरंत यहाँ पे कि जाए, और पकड़ा जाएंगे लोग। अंग्रेज सब इस मामले में बड़ी खतरनाक थे सब। आगे बढ़े। मांडले समझ में आ गया। नेपेताओ। रंगून कहाँ है? तो एकदम नीचे होगा रंगून। देखिए समुंदर के किनारे है रंगून। मिला रंगून? समुंदर के किनारे रंगून नहीं मिला? यंगून लिखा होगा। यंगून लिखा है? यांगून। क्या लिखा है? यांगून नहीं लिखा है? कहां है कि नहीं? समुद्र के किनारे क्या लिखा होगा? यांगून। मिल गया यंगून? यंगून मिल गया। यंगून यहीं पर बहादुर शाह जफर का मकबरा है। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया सब, वो बूढ़ा था 80 साल का, उसके सामने दोनों बेटों को मार दिया गया। क्या देख रहे बहादुर गैलो बेटा, और उसका भेज दिया कहां पे? रंगून। कहां भेज दिया? रंगून। आगे बढ़े। बताइए ये जगह कौन सा हो गया? रंगून। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, म्यांमार की समुद्री सीमा, ध्यान से देखिएगा, म्यांमार की समुद्री सीमा ऐसे जाते हुए खत्म कहां होती है? बांग्लादेश के पास। अब बांग्लादेश के पास यहां एक सितवे बंदरगाह मिलेगा, जहां म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से। सितवे मिला? सितवे बंदरगाह मिला? नहीं मिला? सितवे बंदरगाह मिला? तो बताइए म्यांमार के 2 बड़े बंदरगाह बता सकते हैं? रंगून और सितवे। रंगून और सितवे। बांग्लादेश का 2 बंदरगाह, काक्स बाजार और चिटगांव। काक्स बाजार और चिटगांव। काक्स बाजार और चिटगांव। ये बताइए, ये सितवे बंदरगाह, ये बंदरगाह रंगून। कौन बंदरगाह? रंगून। रंगून ये सितवे। रंगून और सितवे। कोई दिक्कत नहीं? मिला सितवे? तुम्हारा एटलस कहां है? आप दोनों बहन है लोग हो, इसीलिए दोनों कंकाल टाइप के हैं। दोनों लोग खा पी लो, एक एटलस से काम चला रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर एक ही साथ रहते हैं लोग तो 2 आदमी चल रहा है, लेकिन अगर हॉस्टल अलग अलग है तब तो रखना पड़ेगा। हाँ तब ठीक है, उससे पैसा भी बच जाएगा। सही है, ऐसे पैसा बच जाता है यहाँ पे। सही, 2 एक साथ आप लोग भी अगर रूम में रहेंगे, अगर 2 लोग तो एक साथ बच जाता है पैसा। कोई सामान खरीदना है तो खरीद लीजिए, एक आदमी ज्योग्राफी खरीद लेते हो, पॉलिटी खरीद लो।
कॉपरेशन रहना चाहिए यहाँ पर। लेकिन अगर हॉस्टलें अलग अलग हो जाएगा तब दिक्कत होगा। हम लोग के साथ एगो लड़का पढ़ता था, सोच रहा प्रतियोगिता दर्पण एगो मैगजीन आता था, पढ़ के छुपा देता था। हाँ, बहुत खचरा था। अखबार, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं आता था कि न्यूज़पेपर खरीद सके, तो अखबार खरीदता था और पढ़ के और उसी पे खाना खा के मोड़ ओढ़ के, अब पहला मेन पेजवा पे खाना खा लेगा जानबूझ के, जानबूझ। अभी वही है वो, अभी भी वही है। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदिएगा ना तो वो इंसान छलांग लगाना सीख जाएगा, याद रखिएगा। वापस थोड़ी लौटेगा यहां पर। तो दुनिया, समाज, रिश्तेदार, किस्मत, कोई अगर आपके लिए गड्ढा खोद रही है, याद रखिएगा आपको मजबूर कर रही है कि आप छलांग लगाना सीख जाए। लोग यहाँ पे गड्ढा को खोदो, गड्ढा खोदा तो छलांग लगाओ, पैर पकड़ा तो लात चलाओ, सामने आया तो दांते काट लो। मिल गया। सितवे बंदरगाह के पीछे एक शहर मिलेगा आपको, कालादान। मिला पलेटवा मिला कि नहीं मिला? तो सितवे बंदरगाह के पीछे पलतवे मिला, पलेटवे बंदर शहर नहीं मिला? पहले मिल गया कि नहीं मिला? कहां मिला हमने? देखिए लिखा कि नहीं लिखा? सबसे नीचे सितवे, अकलेतवा ऊपर लिखा है। अकलेतवे के पास एक नदी मिलेगी, मिली नदी, नीले रंग का एक पाइप लाइन जा रहा होगा। हाँ, अरे इरावती तो दूर है जी, वहां पे, वहां कालादान नदी मिलेगी। कौन नदी? कालादान। तो चलिए इधर मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये बंदरगाह सितवे, बोलिए बंदरगाह, ये बंदरगाह रंगू, वर्तमान राजधानी नेपेताव, जेल का नाम अब चलिए, अब इसमें हम, ये तो हो गया राजनीतिक चीज। फिजिकल में हम जो बोलते हैं, पहले मेरी ओर देखिए, उसके बाद आपको देखना होगा। सबसे पहले आप लोगों को मेरी ओर देखिए, यहां पर इसको मिटा दे, काला रंग से रंगते हैं। ये जगह कौन हो गया? म्यांमार। सोचिए अगर हमारा विभाजन नहीं होता तो हम लोग सिंगापुर कितना अच्छा रहता है, यहां से धाए दे पहुंच जाते सिंगापुर। यही ना है सिंगापुर? हाँ, कितना बेहतर होता है, यहां से सिंगापुर पहुंच जाते हैं। अरे यहां सिंगापुर तो छोड़िए ना, सिंगापुर को चौपट कर देते लोग। जितना बंदरगाह जहाज जाता है सिंगापुर होके जाता है, जो भी जहाज जाता है सिंगापुर होके जाता है। सिंगापुर, समझा गया? और सिंगापुर जो होता है ना, ट्रांजिट पोर्ट के तौर पे यूज होता है। जैसे बहुत से ऐसे जहाज होते हैं सब, जैसे कोई जहाज है सिंगापुर से ओमान जा रहा है लेकिन भारत में नहीं जा रहा है, तो कई लोग क्या करते हैं, अपना सामान उठा के कहां रख देते हैं? सिंगापुर। क्योंकि यहां तो कोई भी जहाज आएगी सिंगापुर तो आना ही है, जंक्शन का काम कर रहा है, कहीं से आएगी यहां आएगा, और यहां से फिर पता चला, मान के चलिए कोई चाइना से जहाज गया, वो चाइना के बाद सिंगापुर गया, और सिंगापुर के बाद चला गया वो अफ्रीका। तो हमें अगर सामान भेजना है तो हम उस जहाज से कहां भेज देंगे? सिंगापुर। और वो जहाज को छोड़ देंगे, वो चल गया अफ्रीका। और यहाँ भारत का कोई ना कोई जहाज होगा, नहीं तो कोई ऐसा जहाज होगा जो जापान से आ रहा होगा सिंगापुर से भारत, तो उसमें से उसमें लाद देंगे। तो ट्रांजिट पोर्ट के तौर पे कौन यूज होता है? चौपट कर देते हैं हम लोग, हिये से धो के काट देते हैं, अपन में नहर बना देते हैं। आओ यहाँ पे सब जहाज इधर से घुमो, किराया बचेगा, टाइम बचेगा, सब बचेगा। चलो यहाँ पे और यहाँ हम लोग के यहाँ आदमी सब वहां सामानों बेचेगा, पापड़, मूंगफली नहीं देखते, बस उस जहां गुजर गया वहां तुरंत आदमी, हाँ चना ये सब बेच दे। तो वहां बंदरगाह जहाज में चना होना थोड़ी बचाएगा, उसी टाइप का चीज बिकेगा यहाँ पे। अब बेचारा सिंगापुर सोचता सब उधर चला गया, सब लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। अरे खचरा लोग, ये तुम्हारे पे भी लागू होता है। किसी को देख के थोड़ा सा मुस्कुराओगे फिर पूरा जीवन बर्बाद होगा। वही लम्हों में खता की थी, सदियों में सदा। फिर म्यांमार का विभाजन हमारे लिए दुखद है या नहीं है? हाँ, लेकिन हमेशा से इस देश का दुर्भाग्य रहा, राष्ट्र के ऊपर भारी पड़ गया धर्म। तो धर्म का तो विकास होगा। अब कौन सी आएगा? बवाल हो जाएगा। अब ये आ कह नहीं सकता है। अब हम लोग के यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करके कोई खुश हो जा रहा है, तब क्या कहिएगा? छोटा लड़का को 10 रुपया दे देंगे, अरे पैसा पा गए, पैसा 10 रुपया देंगे।
ससुरा रूस यूक्रेन पे मार के खा गया, इजराइल गाजा को खा गया, अमेरिका सीरिया उड़ा दिया, और हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक में बम दूगो गिरा के कूच रहे हैं। वाह 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 भाई, हमारी 13 लाख की फौज है, ऑर्डर दीजिए, हिल जाएगा ना तो आप कहिएगा। यहां पर 13 लाख की फौज है, राजनीति ने इस देश को खा गया। फौज रहने के बावजूद रोहिंग्या म्यांमार से चले कैसे आए सब? किसने परमिशन दिया आने के लिए? भाई परमिशन देखिए, सीए ला के उन्हें बाहर करेंगे वो सेकेंडरी बात है, प्राइमरी ये बताओ कि इन्हें घुसाया कौन था? इस देश की सुरक्षा को दांव पे लगाया कौन था? हमारी सेना तो कभी नहीं कहेगी गोली मार देगी वहां पे। सेना को आदेश होगा आने दो, सेना छोड़ दिया यहां पे। आपको लगता है कि 10-10 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या आए कैसे? 2017 में रोहिंग्या कैसे घुस गए सब? आने क्यों दिया? इजराइल इतना मार रहा है किस पे? गाजा पे। गाजा से सटा हुआ मिस्र है, कोई कह दे कि एगो मिस्र में हिल गया है, पूरा वहां बंदूक लगा के रख ले, इधर नहीं आना है। और हम लोग आओ रोहिंग्या आओ, 2 साल रुको, भारत के लोग भूल जाएंगे, मीडिया को मिलाएंगे और फिर कहेंगे भगाओ इनको भगाओ इनको भगाओ इनको। रोजगार गया भाड़ में, महंगाई गई भाड़ में, क्योंकि देश के लोगों के लिए राष्ट्र बाद में दिखता है, पहले क्या दिखता है? धर्म। समझ में आ रहा है? वो चीज देखो जो तुम्हें से छुपाया जा रहा है। हम ले आए थे रोहिंग्या को, भाई जो लाया था वो ले भी वही जाएगा। आगे बढ़े। आपको ये सब कैसे पता? आंख खोल के रखते हैं हम, बंद करके नहीं। समझ में आ गया? हमारे लिए जाति धर्म राजनीति ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। राष्ट्र अगर रहेगा ना, राष्ट्र, तो ही हम जिंदा बचेंगे। चाहे हमारा धर्म बचेगा, जाति बचेगी, हम बचेंगे यहाँ पर, नहीं तो सब नाश देगा सब वहां पर, सब A to Z नाश देगा सब यहाँ पर। आज अगर चाइना कब्जा कर ले, हम लोग को कीड़ा मकोड़ा खिलाने के लिए मजबूर कर देगा। जितना होटल है सब पे कह देगा दाल चावल पापड़ ये सब, जितना कुछ नहीं रहेगा, सब यहाँ कीड़ा मकोड़ा रखेगा। जिस दिन भूख लगेगी हम लोग मजबूरी में खाएंगे, और बाद में जो हमारे बाद पीढ़ियां आएंगी वही मगरमच्छ कुत्ता बिलार सब खाने लगेंगे सब यहाँ पे। पूरी तरह चाइनीज होकर रह जाएंगे हम लोग। ऐसे ही ना चीजें बदलती हैं, एक पीढ़ी को सताया जाता है, अगली पीढ़ी एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी अगली पीढ़ी भूल जाती है कि हमारा इतिहास क्या था। 3 पीढ़ियां लगती हैं किसी चीज के इतिहास बदलने में। चाइना के मामले में हम लोग मोए मोए हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हो जाते हैं? मोए मोए। हमको लगता है इस बॉर्डर का नाम रख देना चाहिए मोए मोए। मोए मोए, मैकमोहन नहीं, मोए मोए, मैकमोहन नहीं, मोए मोए। समझ में गया? हम लोग भी गजब हैं, बकरी देख के शेर बन जा रहे हैं और यहां मोए मोए हो जा रहा है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? म्यांमार बहुत गड़बड़ था हम लोग से, बहुत तकलीफ आज भी होता है जब नक्शा देखता आदमी, कितना तकलीफ होता है। समझा गया कि नहीं आ गया? और रोहिंग्या समस्या भी नहीं होता, यहीं के तो थे सब। रोहिंग्या समस्या तो यहीं के तो थे सब, हिल गया सब। या तो एक और कह सकते हैं कि जब आई हो तो जमीन भी लेके आओ, आए हो तो आधा म्यांमार लेके आ जाओ, आदमी रख लेगा। काहे नहीं रख लेगा? जमीनवा लेके आ जाओ यार, काम खत्म। अरे एक पीढ़ी बकलोल होगा, अगली पीढ़ी को पढ़ा लिखा के आदमी ठीक ठाक कर देगा? नहीं कर देगा। एक ब्रांच खुलेगा म्यांमार में, मांडले में, उसी में जेल में रहेगा सब, पढ़ेगा सब, पास हो जाएगा सब तो बाहर निकलेगा सब। आगे बढ़े। अब ध्यान से समझिएगा, म्यांमार जो है ना, म्यांमार में इस साइड में एक पहाड़ खड़ा है जो भारत और म्यांमार का सीमा बनाता है, नाम है उसका आराकान योमा पर्वत। पहले देख लीजिए, इधर समझो पहले, इस पर्वत का नाम आराकान योमा पर्वत। और इस पर्वत के इस साइड में 2 नदियां हैं, इरावदी और सालवीन। एक नदी इरावदी और एक सालवीन। तो म्यांमार में कितनी नदियां? 2, इरावदी और सालवीन। और इधर पहाड़ आराकान योमा। कौन पर्वत? आराकान योमा पर्वत। बबनी फिजिकल में मिलेगा पहाड़, इधर वाले में मिला। कौन पर्वत? आराकान योमा।
आप म्यांमार वालों को फाउंडेशन भेज दीजिएगा, पहले आए तो सही। आगे बढ़े। नहीं मिला पर्वत? कौन पर्वत है? आराकानियोमा। भारत और म्यांमार की सीमा पर आराकान पर्वत। कौन पर्वत? आराकान पर्वत। कौन पर्वत? आराक। अब देखिए चाइना क्या कहता है, यहां के कुछ लोगों को हथियार दिया और कहा कि तुम अपना देश बना लो, भारत से भी कुछ एरिया ले लेना। तब यहां से चाइना ने हथियार सप्लाई कराया आराकान से, और मणिपुर में हथियार सप्लाई करा दिया। कहां आप सप्लाई किया? 1 साल से मणिपुर जल रहा है, 1 साल से। और हम लोग का क्या हो गया? मोए मोए। क्योंकि चाइना है, चाइना भारत के बीच में कौन सी रेखा? मोए मोए। मैकमोहन, तकलीफ होता है देश को लेके। देश के बारे में सोचिएगा तो उल्टपटांग लगेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है चलने दो जैसा देश चल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। जितना चादर रहे उतने में सोने वाले लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसी चादर में घसीट के मरेंगे सब। जिस इंसान की चादर छोटी हो, जब पैर बाहर निकाले आभास होना चाहिए कि पैर बाहर निकल रहा है मेरा, कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो नया चादर लाएगा, उससे बड़ा लाएगा। आई जन जितना चादर उतने में सुतेगा सन, वही चादरवा में घसीट के मरेगा सब। 2 नदियां मिल गई, इधर वाली इरावदी, इधर साल इरावदी और सालवीन। इन दोनों नदियों के बीच में एक पठार है, नाम है सान का पठार। क्या पठार है? सान का पठार। पठार समुद्र से ऊंचा वाला जमीन को बोलते हैं। वैसी जमीन जो बहुत हाइट पे उसे क्या कहते हैं? पठार। वैसी जमीन जो बहुत हाइट पे क्या कहते हैं? पठार। कौन सा पठार है? सान का पठार। फिजिकल में देखिए सान का पठार मिला, फिजिकल नक्शा में देखिए कौन सा पठार है? सान का पठार। कोई दिक्कत? अगल बगल में हेल्प कीजिए, कहां है सान का पठार? किन 2 नदियों के बीच में है? इरावदी और सालवीन। कौन सा पठार है? सान का पठार। कौन पठार? बताइएगा। म्यांमार में नीचे ये बंदरगाह का नाम रंगून, इधर वाला सितवे। कौन जगह? सितवे। देखिए बाबू ध्यान से, इधर यहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। क्या कहेंगे? गोल्डन। अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब इधर देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। यहां मेरी ओर ध्यान दीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, यहां भी अफीम बहुत ज्यादा होता है। तो इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ये हो गया गोल्डन ट्रायंगल, ये हो गया गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट समझ में गया? अफीम के लिए फेमस है। किसके लिए? अफीम के लिए। अंग्रेज यहां अफीम उत्पादन करते थे, और अब अंग्रेज इधर भी अफीम उत्पादन करते थे। और इस अफीम को वो बेचे कहां? तो भारत के लोग अफीम का उतना नशा नहीं करते थे। हमारे यहाँ गांजा, भांग, शराब ज्यादा, भारत में ज्यादातर शराब। अफीम का नशा आज भी भारत में उतना ज्यादा जड़ नहीं किया है जितना शराब गली गली पहुंच गया है। बीड़ी, ये ससुरे सब आजकल बीड़ी पी के खेतवा में फेंक देंगे, सबका गेहूं लहक जाएगा। कोनो एगो गलती से फेंक दिया बीड़ी पी के, माचिस लेके यहाँ पे, एगो खेत में पकड़ा ना, तो खेत में बाउंड्री तो होती नहीं है, कहीं जो पकड़ा तो गांव का गांव जल जाता है यहाँ पे। समझ में गया? याद रखिएगा, अगर किसान का अनाज और पराली दोनों जला तो उसकी खबर तहसील तक नहीं जाती है। लेकिन अगर किसान ने पराली जला दिया तो उसकी खबर दिल्ली तक जाएगी, और किसान जल के मर गया तो उसकी खबर जिला तक भी नहीं जाएगी। सबसे दुर्दशा है किसानों का। एगो जातीय होना चाहिए किसान का भी, ताकि कम से कम कोई तो सुनता उनको। जैसे है ना, कोई कोई एगो जातीय हो जाती, किसान जाति, नाम के आगे किसान लिखता, उसका भी कोई ना कोई नेता खड़ा हो जाता। अभी किसानों के लिए कोई नेता नहीं आता है। बताइए ध्यान से, ये कौन है? गोल्डन ट्रायंगल। और इसमें ना म्यांमार की सेना, म्यांमार पूरी दुनिया में अभी सबसे ज्यादा क्या बना रहा है? अफीम। सबसे अधिक अफीम उत्पादन म्यांमार दबा के अफीम बेच रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर म्यांमार भारत के फेवर में जा रहा था, तो फेवर में जा रहा था तो म्यांमार, चाइना ने म्यांमार की सेना को पैसा दिया और कहा कि आंग सांग सूकी वहां की जो प्रधानमंत्री थी, का इसको भरो भरो, इसको, उसको जेल में डाल दिया। जैसे पाकिस्तान में मेरे चचा को कैसे जेल में डाल दिया है, वैसे उसको बुआ को भी जेल में डाल दिया। आंग सांग सूकी, बुआ कहाँ चल गई? चल गई जेल में। अब वहां सेना का तख्ता पलट कौन कर दिया? आर्मी। कहा हमारा शासन रहेगा, और आर्मी का शासन रह रहा है किसके फेवर में है? चाइना के फेवर में। तो इधर में आर्मी बैठा दिया, इधर मोइजू को बैठा दिया, इधर अपना पाकिस्तान को तो परमानेंटे खरीद लिया,
अफगानिस्तान से हम खुद ही बाहर आ गए हैं। नेपाल भूटान का तो देख ही रहे हैं क्या कंडीशन चल रहे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लोग विश्व गुरु। यहां आगे आंग सान सू की, अब ध्यान से मेरी ओर देखे लो, ये म्यांमार है, रंगून के जस्ट नीचे समुंदर में दिखेगा कोको आइलैंड होगा, समुंदर में देखिए नीचे, अंडमान निकोबार के ऊपर रंगून, जहां सितवे लिखा है, सितवे, सितवे बंदरगाह के जस्ट नीचे देखिएगा, सितवे बंदरगाह के नीचे क्या लिखा है, कोको बंदरगाह, कोको द्वीप, क्या लिखा है, क्या लिखा है, कोको द्वीप, क्या लिखा है, कोको द्वीप। मिला नहीं मिला? अंडमान निकोबार के ऊपर, ये इधर देखो बिल्कुल, इधर देखो सब लोग, ये अंडमान निकोबार है, इसी के जस्ट ऊपर दो द्वीप होगा, कोको द्वीप। मिला? कोको द्वीप नहीं मिला? सबको मिल गया? कोको द्वीप पहले भारत का था, जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया क्योंकि सीमा विवाद था, उन्होंने सोचा सीमा विवाद सुलझाने के लिए दे दे, लेकिन म्यांमार में चाइना का एंट्री हो गया और चाइना यहां अपना सैन्य अड्डा बना दिया है। सैन्य अड्डा तो नहीं बनाया है, भाड़ा पे ले लिया है, निगरानी वाला यंत्र बना दिया। अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भारत ने यह द्वीप म्यांमार के चुने हुए सरकार को दिया था, उसकी सेना को नहीं दिया था। या तो वह द्वीप हमें लौटा दो या तो वहां चुनी हुई सरकार ला दो। चुनी हुई सरकार में आएंगी आंग सान सू की, वो दिल्ली से पढ़ी हुई है। कहां से? दिल्ली। अब भारतीय हिंदी बोलना जानती है एकदम फर्स्ट क्लास, और भारत के फेवर में डिसीजन लेती है। अगर चुनी हुई सरकार आ गई तो भी हमारा फायदा, और नहीं तो कोको द्वीप लौटा दो तो भी हमारा फायदा। इसके बावजूद भी सरकार म्यांमार से लड़ना नहीं चाह रही है। म्यांमार जैसा देश जिसको पूछने वाला कोई नहीं है, आज दौरा दौरा मारिएगा ना तो म्यांमार को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो थी वो आंग सान सू की को जानती थी। सेना तख्ता पलट को कोई नहीं पूछता है। एक कौन आएगा? चाइना, वो भी डायरेक्ट नहीं आएगा। और अगर चाइना आ भी गया ना तो सबसे अच्छा कि जिस देश से हमारा युद्ध होगा वहां से कोई सामान परचेज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? सीधी उंगली से घी नहीं निकले, मटका फोड़ दो, फिर घी में लपेट के उजरात रहा, घी उंगली टेढ़ा करेगा, कौन सी मिलेगा तो इनसे ज्यादा निकलेगा। सीधा उंगली से 1 ग्राम निकलता, टेढ़ करोगे 3 ग्राम निकलेगा। घोलिए फोड़ दो, बोयाम फोड़ दो, और उसी में और आप देखो सीधा उंगली से नहीं निकलता, जैसे मन वैसे घी खाओ। पता नहीं कौन सीधे टेढ़ा करो, यहां पर भड़का दो पूरा घी का। ये बात सरकार तक पहुंचाइए। देखो सरकार में हम जैसे लोग को अच्छा हिसाब से नहीं देखा जाता है। हम लोग सरकार की नजर में ऐसे रहते हैं कि यार ये आदमी जो है सब ना, ये कहीं कुछ घुमा देगा सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा अटपटा रहता है। लेकिन आप लोग समझदार हैं। हम लोग अगर म्यांमार से कोको आइलैंड नहीं ला पा रहे हैं, दोनों रास्ता है कि नहीं? या तो सरकार लाओ या तो द्वीप लाओ। द्वीप ला देंगे लोग। देखो पहले क्या ला देंगे? द्वीप। ये चुपचाप तो बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ हमला करेगा। इतनी चुकी देश है, मार के सेना उलाट देंगे लोग, सेना खत्म। कहानी यहाँ पे फिर हम लोग किसको बैठाएंगे? आंग सान सू की को, और उसके बाद द्वीप दे देंगे और एग्रीमेंट कराएंगे कि जीवन में कभी भी इसे विदेशी राष्ट्र के इस्तेमाल में होने नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जमीन की कमी नहीं है। हमारे जमीन पे दुश्मन आके बैठ जाए ये दिक्कत है। वहां के लोग भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की भावना नहीं आहत होनी चाहिए, वरना वो ऐसी गवर्नमेंट चुन के आ जाएगी जो भारत के खिलाफ है। सेना हटा दिए, लास्ट के लोग खुश, चुनी हुई सरकार आएगी वो भी खुश, वही सरकार वापस द्वीप ले लेगी और एग्रीमेंट धीरे से साइन हो जाएगा कि कभी भी सेना को इस्तेमाल, दूसरे देश की सेना को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, इसका प्रयोग केवल पर्यटन के लिए करेंगे। और एक वो एनडीए साइन कर देंगे, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि हमारे और आप में क्या समझौता हुआ ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हो गया? नहीं हो गया? क्या बोलिएगा? चलिए बात